जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि स्टेट बोर्ड ने अक्टूबर मंथ में फाइनल सेमेस्टर के छात्रों के लिए एग्ज़ाम की घोषणा कर दी है। 5 अक्टूबर से आपका एग्ज़ाम होना है, यह लगभग तय हो चुका है। जितने भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सब्जेक्ट, जिसे हम लोग आरएसी कहते हैं, इस सब्जेक्ट में यूनिट वाइज मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज मैं आपको बताने वाला हूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मेरा मानना है कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, बट उस तैयारी में, उस प्रिपरेशन में अगर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हर एक यूनिट वाइज जो मोस्ट कॉमनली यूनिवर्सिटीज़ में पूछे जाते हैं, अगर उस क्वेश्चंस को थोड़ा आप एक बार देख लेंगे और उसे भी तैयार कर लेंगे तो शायद आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो आइए इस वीडियो में हम लोग यूनिट वाइज जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और फिर उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज इस सेशन में हम लोग यूनिट 1 का हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आरएसी सब्जेक्ट जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट माना जाता है, जिसमें कि आपको 40 to 50% न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मिलेंगे और रेस्ट 40-50% जो है आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मिलेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका एग्जाम 70 मार्क्स का होता है, 70 मार्क्स का, जिसमें 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। रेस्ट 50 मार्क्स में जो है वहाँ पे आपको 4 नंबर के 5 क्वेश्चंस एज ए शॉर्ट आंसर टाइप और 6 मार्क्स के फिर 5 क्वेश्चंस जो है आपको 5 क्वेश्चंस दैट इज 30 मार्क्स के होते हैं ना। हर एक क्वेश्चन में, एक ऑप्शन में एक और क्वेश्चन होता है। ये सब पैटर्न आई होप आप लोग सब अवगत हैं। मैंने आपको एक ब्रीफली इस बारे में बता दिया है। उसमें आपके पास ऑप्शंस रहता है। तो मैं कहूँगा कि अगर आप आरएसी सब्जेक्ट में अच्छा करना चाहते हैं, स्कोर करना चाहते हैं, तो आप हमेशा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को प्रेफर करिए। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनाने में समय भी कम लगता है, सिंपल न्यूमेरिकल होते हैं और अगर आपका सही हो गया तो फुल मार्क्स मिलने के चांस हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो लोग थोड़ा सेफ एंड साइड रहना चाहते हैं तो वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस प्रेफर करते हैं, बट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में मार्क्स आपके कम आएंगे। ठीक है, तो अगर आपके ऑप्शंस में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है तो कोशिश करिए उसको प्रेफर करने का। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यूनिट 1 जो हमारा है वो बेसिक ऑफ रेफ्रिजरेशन है। आरएसी में 2 हिस्सा हमारे सिलेबस में है। पहला है रेफ्रिजरेशन, जिसमें कि यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 तक है। फिर यूनिट 5 से हमारा एयर कंडीशनिंग शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग रेफ्रिजरेशन पे चर्चा करेंगे। एयर कंडीशनिंग के बारे में मैंने बहुत सारे लेक्चर्स बनाए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ठीक है, हालांकि उसका भी हम लोग यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इस यूनिट का जो एसबीटी में वेटेज है वो 8 मार्क्स का है। तो 8 मार्क्स में अगर आप कॉम्बिनेशन बैठाएंगे तो 4+4 के क्वेश्चंस आ सकते हैं, मतलब 2 शॉर्ट टाइप आ सकते हैं, एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है 6 मार्क्स का, 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं। कभी कभी 1-2 मार्क्स फ्लक्चुएट भी करता है, तो 8 की जगह 10 मार्क्स भी हो सकता है, तो एक 6 + एक 4 में भी आ सकता है। तो ये सारी प्रोबेबिलिटी है जो कि आपको थोड़ा सा सोचना होगा। तो मैं भी बहुत सिंपल तरीके से सोच रहा हूँ। मैं एक बहुत ही सामान्य लेक्चरर हूँ, ऑर्डिनरी लेक्चरर हूँ, बट मेरा जो अपना अनुभव रहा है आरएसी सब्जेक्ट में और जो मैंने एसबीटी के प्रीवियस ईयर के 5-6 साल के मैंने जो क्वेश्चन देखा है, तो उस आधार पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस सजेस्ट कर रहा हूँ। आप अपने प्रिपरेशन में इसे भी ऐड कर लें तो आपका प्रिपरेशन बेटर होगा। मैं जो क्वेश्चन बताऊँगा इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये एग्जाम में आएगा, ठीक है, लेकिन अपने अनुभव के आधार पे मैं आपको बता रहा हूं। तो ये कहीं ना कहीं आपके प्रिपरेशन में मदद ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा। इस टॉपिक्स को थोड़ा ज्यादा आप फोकस करिएगा। ऐसे आप पूरा सिलेबस पढ़ें, कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, ओके। तो हम लोग जो देखते हैं तो इसमें जो क्वेश्चंस है उसमें ज्यादातर जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, चूंकि इंट्रोडक्टरी टॉपिक है। हाँ, एक टॉपिक है जहां से न्यूमेरिकल बनता है और हर एक बार पूछा जाता है। मैंने ये ऑब्जर्व किया है, चाहे 4 मार्क्स के शॉर्ट आंसर में आए या 6 मार्क्स के लॉन्ग आंसर में आए। पिछले बार भी इस यूनिट से एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है 6 मार्क्स में।
ठीक है। और एक क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूट दिया गया है दूसरे क्वेश्चन का, वो भी 6 मार्क्स में ही, ठीक है। तो मैं मानता हूं कि इधर से एक न्यूमेरिकल आपको आएगा, चाहे 4 में आए, 4 मार्क्स का आए या 6 मार्क्स का आए। ये एक ऑब्जर्वेशन है, उस आधार पर मैं कह सकता हूं। और ये बहुत बेसिक टॉपिक्स है। तो पहले हम लोग जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को पहले देख लेते हैं कि इस यूनिट में आप क्या क्या कवर कर लो। देखो, इस यूनिट में जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं बहुत सिंपल हैं। कोई भी स्टैंडर्ड बुक आप उठा लीजिए, चाहे वो आर एस खुरमी का है, आर के राजपूत का है, जो कि काफ़ी स्टैंडर्ड बुक माना जाता है आरएसी के लिए डिप्लोमा स्तर पे, उससे आप पढ़ के आप जरूर समझ लेंगे और वहां पे आप जो है शॉर्ट नोट्स अपना बना लें, ठीक है। अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं प्रयास करूंगा कि आपके लिए उस पर एक वीडियो में बता दूं। मैं बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर सकता, लेकिन हाँ उस टॉपिक पे एक डिस्कशन कर दूंगा अगर आपकी ज़रूरत हुई तो आप उसके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। यहाँ पे क्या है, क्या क्या आप तैयार कर लोगे। जैसे सबसे बेसिक क्वेश्चन है रेफ्रिजरेशन सिस्टम, अगर हम जानते हैं तो पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता क्या है, रेफ्रिजरेशन सिस्टम का यूज क्या है, एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं, ठीक है, किस किस तरीके का रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है, टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो ये एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन है जो इंट्रोडक्टरी टॉपिक से रहता है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो आपको यही आ सकता है कि व्हाट इज द रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है, या व्हाट आर द एरियाज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम। जैसा कि आप लोग जानते हैं रेफ्रिजरेशन सिस्टम काफी वाइड एप्लीकेशंस है, तो इसमें 3 एप्लीकेशंस आपके सिलेबस में है। तो हर एक एप्लीकेशंस के 4-4, 5-5 पॉइंट आप जरूर याद रखो, और बहुत कॉमन है। जस्ट आप बुक पढ़ेंगे तो ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखिए, आपने वो हर एक चीज देखी है, चाहे वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में रेफ्रिजरेशन सिस्टम हो, या फिर आप फिशरी इंडस्ट्रीज देखोगे जहां पे शिप पे फिश वगैरह ट्रांसपोर्ट होता है ना। जब भी फिश खरीदने जाते होंगे देखते होंगे आइस बॉक्स में फिश मरा हुआ फिश रहता है जो लंबे समय से रहता है। तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम आप देखोगे कमर्शियल है, डोमेस्टिक यूज आपके घर में रेफ्रिजरेटर है ना, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, कमर्शियल एप्लीकेशन है। तो जस्ट थिंक एंड ट्राई टू रिलेट द टॉपिक विथ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, आपको रटना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये जरूर आप लोग कवर कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चंस को हमेशा लार्जर स्केल पे तैयार करो, लाइक 6 या 8 मार्क्स मान के, सो दैट कि अगर ये 4 मार्क्स में भी आए तो आप इसे शॉर्ट कर सकते हो ना, इसे कंप्रेस कर सकते हो, राइट। इसीलिए तैयारी हमेशा बड़ा करिए, लॉन्ग आंसर प्रिपेयर करिए। अगर मान लीजिए उसका अगर 50-60% भी आपको एग्जामिनेशन में याद रह जाता है तो आप फिर बहुत अच्छा कर लोगे, ठीक है। तो इसको 6 to 8 मार्क्स में हर एक टॉपिक के 5-5 पॉइंट्स जरूर आप तैयार कर लो, हो सके उसे थोड़ा डील भी कर लेना, ठीक है। तो आपके दिमाग में ये बातें रहेंगी। फुल्ली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो ये 6 मार्क्स में भी आ सकता है, 4 मार्क्स में भी आ सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। ओके, तो पहला क्वेश्चन आप देख लिया। दूसरा क्वेश्चन इसमें है जो है मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन पे, उसमें जो है आइस रेफ्रिजरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये पिछले बार पूछा भी जा चुका है, ठीक है। आइस रेफ्रिजरेशन जो है ना SBT 2019 में ये आ भी चुका है, ठीक है। तो इस बार आने के चांसेस नहीं है, ठीक है। जनरल एक पैटर्न होता है किसी भी यूनिवर्सिटी में कि जो पिछले साल आया है वो क्वेश्चंस अब नहीं आएंगे, ठीक है। तो आइस रेफ्रिजरेशन के साथ साथ एक और टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन। तो आइस रेफ्रिजरेशन पिछले बार आ चुका है, तो तैयारी तो इसकी भी करिए, लेकिन इसको थोड़ा सा कम वेटेज दीजिएगा, स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन को थोड़ा ज्यादा दीजिएगा। तो इसको एक बार आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तो इस पे शॉर्ट नोट्स अगर आपका रेडी कर लेते हैं और पढ़ते हैं तो हो जाता है। अगर कहीं आइस रेफ्रिजरेशन आ गया अगर कॉमनली तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। फिर एक और कॉमन टॉपिक बनता है, वो है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट या रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या है, उसका ब्लॉक डायग्राम बना लीजिए। फिर उसी में एक टर्म आता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट या कूलिंग इफेक्ट, क्या है उसको बता दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को हम एक्सप्रेस किस में कहते हैं। सुनने में लगता है कि ये कोई घटना होगी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, लेकिन ऐसा नहीं है। रेफ्रिजरेशन
इफेक्ट को हम लोग न्यूमेरिकली समझते हैं कि किसी भी कोल्ड स्पेस से किसी भी जगह में जहां पे हमको लो टेम्परेचर मेंटेन करना है, वहां से कितना हम हीट को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ताकि उस जगह पे एक कांस्टेंट टेम्परेचर, लो टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग ना कम होना चाहिए, वो हमेशा लो टेम्परेचर मेंटेन रहे ना। तो इसके लिए जितना हीट निकालना होता है दैट इज कॉल्ड रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। ठीक है, अब इसको ब्लॉक डायग्राम में भी आप बता सकते हो, रिवर्स कार्नोट के आधार पर इसका सीओपी भी निकाल सकते हो अगर आपको नोट्स लिखना आ गया। उसी में एक आ जाता है यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर इसको आप शॉर्ट नोट्स में भी तैयार कर लेते हो तो अच्छी बात है, और न्यूमेरिकल में तो ये आना ही आना है, इसी पे आधारित रहते हैं, क्योंकि कोई भी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है जनरली हम 2 यूनिट में करते हैं, और ये थोड़ा कंट्राडिक्टरी भी है, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन और टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। ठीक है, टन, TON, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन किसे कहते हैं, ये ऑब्जेक्टिव भी आता है, इसे आप याद भी कर लेना। और TONNE, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, दोनों में क्या डिफरेंस है, बहुत माइनर डिफरेंस है, आप कोई भी बुक पढ़ेंगे तो उसमें समझ सकते हैं। चलिए, तो ये तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट मैंने बता दिया कि इतना अगर आप कर लेते हो तो फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चंस आपके कवर अप हो जाते हैं। ये क्वेश्चंस आप बुक पढ़ के कर लीजिए, थोड़ा सा मेमोराइज भी करना पड़े, समझने की कोशिश करिए, मेहनत आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, ओके। और लास्ट जो इस पे जो एक न्यूमेरिकल है, जो ज्यादा चांसेस रहते हैं आया है, पिछले बार भी 6 मार्क्स में पूछा है ना, वो है आपका रेफ्रिजरेटर पे न्यूमेरिकल। रेफ्रिजरेटर पे जो न्यूमेरिकल है ये भी आपको लास्ट ईयर 6 मार्क्स में पूछा है। ठीक है, तो नहीं आ सकता है, ये भी पॉसिबल है, इस टॉपिक से न्यूमेरिकल नहीं भी आ सकता है, लेकिन मेरा दिल कहता है ऐसा नहीं है। ये टॉपिक इतना यूनिवर्सल टॉपिक है, इतना कॉमन है, फंडामेंटल है कि यहां से किसी ना किसी तरह का एक न्यूमेरिकल आपको जरूर आएगा, और सिंपल ही न्यूमेरिकल आएगा, भले ही 4 मार्क्स में आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, 6 मार्क्स में भी आ सकता है, लाइक प्रीवियस ईयर है। अभी कुछ देर में हम लोग उस क्वेश्चन को डिस्कस भी करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी लड़का बना सकता है। तो न्यूमेरिकल जो है ये एक इंपॉर्टेंट है जिसे अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अभी हम लोग पहले एक प्रीवियस ईयर का न्यूमेरिकल सेम टॉपिक से डिस्कस करेंगे, और फिर एक मैं उसी पैटर्न में थोड़ा सा एडवांस लेवल का न्यूमेरिकल करवा दूंगा, ताकि उससे नीचे ही आपको आएगा, वो अगर आप कर लेते हो तो फिर लगभग सारा न्यूमेरिकल आपको कवर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पिछले साल इस टॉपिक से 2 क्वेश्चंस आए, आइस रेफ्रिजरेशन के बारे में लिखना था, तो आई होप वो कवर आप कर लोगे, और दूसरा आया है न्यूमेरिकल एस्पेक्ट। तो देखते हैं कि हीट पंप या रेफ्रिजरेटर पे वो न्यूमेरिकल क्या था, उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, और अगर वो 6 मार्क्स है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए व्हाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। तो लेट्स सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 2019 में इस टॉपिक से स्टेट बोर्ड में 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए देखते हैं कि ये न्यूमेरिकल क्या है और इसे कैसे हम लोग बनाएं ताकि हमें 6 मार्क्स मिल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। ए हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर विथ ए COP ऑफ 1.8 मीन्स हमारे पास एक हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर है जिसका COP कितना है 1.8। तो ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। रिमूव्स हीट फ्रॉम रेफ्रिजरेटेड स्पेस। ओके, रेफ्रिजरेशन का काम ही है कि रेफ्रिजरेटेड स्पेस से हीट को रिमूव करना सो दैट कि वो लो टेम्परेचर मेंटेन रखे। किस रफ्तार से कर रहा है, एट ए रेट ऑफ 90 किलो जूल पर मिनट। तो उस जगह से 19 किलो जूल पर मिनट मींस 1 मिनट में 90 किलो जूल हीट को वो रिमूव कर दे रहा है। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि उस रेफ्रिजरेशन सिस्टम का या उस रेफ्रिजरेटर का इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम्ड कितना है, मतलब वो कितना बिजली का खपत कर रहा है। ठीक है, और हीट रिजेक्टेड टू द सराउंडिंग्स, और सराउंडिंग में कितना हीट वो रिजेक्ट कर रहा है। तो इस क्वेश्चन के 2 पहलू हैं, तो डेफिनेटली 3 मार्क्स ईच हो गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें तो अगर आपको रेफ्रिजरेटर का COP पता होगा तो वर्क डन बाय रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बाय वर्क डन ना, वर्क इनपुट। तो ये क्वेश्चंस डायरेक्टली बन जाएगा बिना किसी डायग्राम के, सिर्फ फॉर्मूला पुट करेंगे बन जाएगा। लेकिन कभी भी ऐसी गलती मत करिएगा, क्योंकि बिना डायग्राम के अगर आप न्यूमेरिकल बनाते हैं, आप सही भी बना दोगे
तो एज ए टीचर मैं ही आपको मार्क्स नहीं दूंगा, क्योंकि जब तक आप डायग्राम नहीं बनाएंगे तब तक मुझे कैसे पता चलेगा कि आपका कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है ना। तो आप अपना कंसेप्ट बिल्कुल बताइए, डायग्राम ड्रॉ करिए, प्रॉपर एरो मार्क दीजिए, डायरेक्शन शो करिए, और तब जाके आप फॉर्मूला यूज करिएगा। तो फिर बहुत आसान होगा इस बात को किसी को भी समझना कि ये आपको बहुत अच्छे से जानकारी है और वहां पे आपको 6 में 6 मार्क्स मिले, अदरवाइज 1 मार्क्स आपके कट हो जाएंगे। तो ये 6 मार्क्स है 3+3, लेकिन अगर इसको एज ए समझा जाए, अगर आपको मैं बताऊं तो 1 से 2 मार्क्स आपको मिलेंगे इसके गिवन डाटा पे जो आप लिखते हैं, लिखने के स्टाइल पे। उसके बाद आपके फाइनल आंसर्स पे मार्क्स मिलेंगे और 1-2 मार्क्स मिलेगा आपको डायग्राम पे। तो ये कहीं ना कहीं 3+3 नहीं होके वो 2+2+2 इस तरह से हमारा डिस्ट्रीब्यूट होता है और तब जाके मार्क्स मिलते हैं। कई बार ऐसा होता है एक बच्चे बना के पूरा क्वेश्चंस आते हैं, काफी खुश होते हैं, बट मार्क्स उन्हें कम आता है। तो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन में उनकी कमी होती है, पेपर पे अच्छा अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करते। तो कोशिश करिए अगर पॉसिबल है ब्लॉक डायग्राम बनाने का या कोई भी स्केच ड्रॉ करने का, एक रफ स्केच भी जरूर ड्रॉ करें, इससे इंप्रेशन अच्छा बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप इसका डायग्राम देखें तो जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर ये हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम है ना, तो डेफिनेटली ये हीट एक्सट्रैक्ट करता है कहां से, कोल्ड स्पेस से ना, जिसे हमें रेफ्रिजरेटेड स्पेस भी बोलते हैं, जहां आपको लो टेम्परेचर मेंटेन करना है और यहां से हीट ये ना, ये लोअर टेम्परेचर है और हीट जो है यहां से ये रिजेक्ट करता है कहां पे, सराउंडिंग में। ये लगभग सबको ही जानते हैं, दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक है, लेकिन ये लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर हीट का फ्लो होता है। ध्यान रखिएगा सराउंडिंग यहां पे कंसीडर हो रहा है T1, ठीक है, लोअर टेम्परेचर या यू कैन से हायर टेम्परेचर TH, और ये कंसीडर हो रहा है एज ए TL। तो लोअर से हायर हीट जा रहा है, खुद तो जाएगा नहीं, तो सिस्टम में कुछ हमें हमेशा वर्क इनपुट करना होगा। तो ये एरो हो गया प्रॉपर। इसे अगर हम रेफ्रिजरेशन सिस्टम मान रहे हैं तो इसे हम लोग इस तरह से कर देने से क्लियर हो जाता है कि दिस इज योर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। अच्छा, इससे जो हम लोग जो स्टैंडर्ड नोटेशन फॉलो करते हैं, दैट इज योर Q2 will be heat rejected to the surrounding। ये होता है Q1, दैट इज योर हीट एक्सट्रैक्टेड। जितना हीट हम लोग खींचते हैं इसे ही हम लोग बोलते हैं दैट इज योर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट या कूलिंग इफेक्ट, और वर्क इनपुट है। तो ये कहीं ना कहीं हमारा ब्लॉक डायग्राम हो गया। अब इस फिगर को मैंने अगर बना लिया तो अब देखेंगे वैल्यू दिया हुआ, इसका COP दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं गिवन डेटा में तो COP दिया हुआ है, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर दैट इज 1.8, वेरी गुड। और हीट जो एक्सट्रैक्ट हो रहा है या रिमूव हो रहा है ना, तो यहां से आई कैन से दैट कि Q1 है, तो Q1 का वैल्यू भी दिया हुआ है, कितना, दैट इज 90 किलो जूल पर मिनट। आप चाहें इसे किलो जूल पर सेकेंड भी कर सकते हैं, लेकिन 1.890 है, थोड़ा सा देखिए 1890 रिलेटेड है 0.5 से, तो इसको फिर चेंज नहीं करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आंसर में कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि किलोवाट में बताएं, लास्ट में हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ फिगर सिमिलर है तो नहीं चेंज करिए, कैलकुलेशंस में हमें इजी होगा। ठीक है, ओके। अब पूछा जा रहा इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम, तो इसमें जो कंप्रेसर होता है कोई भी रेफ्रिजरेटर में, जो वर्क कंज्यूमिंग आइटम है वो कंप्रेसर है। तो कंप्रेसर जो पावर कंज्यूम कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, दैट इज इन किलोवाट। बट हमारे पास क्या है, ये अगर ये Q1 का यूनिट किलो जूल पर मिनट है तो ये भी इसी में होगा, ये भी इसी में होगा। ओके, तो वर्क इनपुट है, वर्क डन, और पावर में क्या कॉन्सेप्ट है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज योर पावर ना। तो यहां से अगर आप फॉर्मूला से देखेंगे तो COP में हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज ना रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बाय दैट इज वर्क इनपुट, दैट इज वर्क इनपुट किसको, इसको हम लोग WC भी लिख सकते हैं, दैट इज कंप्रेसर वर्क ना। ओके, तो ये दिया हुआ है, ध्यान, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है, जो हम कोल्ड स्पेस से हीट को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, रिमूव कर दे रहे हैं, वही इसका मान है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है Q1 इज योर 90, तो ये दिया हुआ है 90, यूनिट याद रखना है किलो जूल पर मिनट है। ओके,
चलिए ये आपको निकालना है, वर्क इनपुट टू द कंप्रेसर, और सीओपी का मान दिया हुआ है कितना 1.8। तो यहां से अगर इसको सॉल्व करिएगा तो वर्क इनपुट आपको मिल जाएगा ना, जो एनर्जी कंप्रेसर को दे रहे हैं, जो पावर ये ले रहा है ना, तो ये आ जाएगा 90/1.8, यहां से आपको आ जाएगा 50। तो यहां से आंसर आ जाएगा 50 किलो जूल पर मिनट। तो ये इसका आंसर हो गया, आप लिख सकते हो दैट इज योर 50 किलो जूल पर मिनट। आप चाहो तो इसे किलोवाट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, बाय 60 कर दीजिए, 50/60 ये किलोवाट में आ जाएगा, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, तो वो सॉल्व हो गया। और अगर ये मेरा पता है 50 और ये मेरा पता है 60, ध्यान से देखिए, तो ये दोनों आके मिल रहा है, तो फर्स्ट लॉ हमेशा लागू होता है ना, एनर्जी इनपुट बराबर एनर्जी आउटपुट। इस सिस्टम में एनर्जी इधर से 60 आ रहा है, इधर से 50 आ रहा है, तो दोनों का समेशन हो जाएगा। तो व्हाट विल बी द हीट रिजेक्टेड ना, तो यहां से बोल सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट लॉ ना, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट लॉ, ठीक है। फर्स्ट लॉ क्या होगा, दैट इज एनर्जी इनपुट इज इक्वल्स टू एनर्जी आउटपुट। इनपुट क्या है, दैट इज योर Q1 प्लस वर्क इनपुट बराबर Q2, और यहां से इस दोनों का वैल्यू पुट कर देंगे तो 50 प्लस 60, व्हाट इज योर आंसर ना, दैट इज 60, सॉरी नॉट 60, इट इज गिवन 90, सॉरी ये 90 दिया हुआ 90, तो ये हो जाएगा 90 प्लस 50, दैट इज योर आंसर विल बी 140 किलो जूल पर मिनट। ध्यान से देखेंगे 90 किलो जूल पर मिनट इधर से आ रहा है, 50 इधर से आ रहा है, तो योर फाइनल आंसर ऑफ दिस पार्ट विल बी 140 किलो जूल पर मिनट ना। ये 90 ये 50, तो HR विल बी 140 किलो जूल पर मिनट। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो इस तरह से थोड़ा सा अगर आप सॉल्व करते हैं विथ डायग्राम, विथ गिवन डेटा ना, आंसर्स को लास्ट में लिखें, फिर आंसर्स को लिख के, फाइनल आंसर को लिख के बॉक्स में अगर आप कर देते हो ना, तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं, ये सब करने के बाद आप लिख लीजिए हेंस ना Q2 विल बी, एंड देन दैट W इनपुट विल बी, इसको आप अगर बॉक्स में करके आंसर करते हो तो ये एक अच्छा इंप्रेशन आपके लिए रहता है। जब भी कॉपी जो भी चेक करेगा अच्छा इंप्रेशन होगा तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो ये एक सिंपल न्यूमेरिकल मैंने बताया। एक और न्यूमेरिकल मैं आपको प्रैक्टिस के लिए करवा दे रहा हूं। इसी तरह के क्वेश्चंस जो हो सकता है, इसमें कुछ चीज नहीं पूछा गया है, इसी क्वेश्चन को और थोड़ा अगर एडवांस लेवल में लाया जाए तो कुछ कुछ पैरामीटर्स अगर और पूछे जाएं या थोड़े क्वेश्चंस में डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दे, तो अगर वो क्वेश्चंस आप कर लेते हैं तो फिर उसके नीचे किसी भी लेवल का क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर लेते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग इसी कॉन्सेप्ट पे प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग गिवन डेटा को देख लेते हैं और फिर देखेंगे कि क्या पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि हमारे पास एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम है जिसमें सोर्स और सिंक टेम्परेचर दिया हुआ है, तो जो मेंटेन करना है वो है -15 डिग्री सी, जो सराउंडिंग है वो है 35 डिग्री सी जहाँ पे हीट रिजेक्ट हो रहा है। तो T1 T2 को हम लिख लेंगे। अच्छा, हमेशा ध्यान रखते हैं जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो टेम्परेचर को केल्विन में एक्सप्रेस कर ली, तो T1 T2 को हमने केल्विन में एक्सप्रेस कर लिया, वहीं पे कर लेंगे। क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि जो हमारा रेफ्रिजरेटर है वो रिवर्स कार्नोट साइकिल पे वर्क कर रहा है और उस रेफ्रिजरेशन सिस्टम की जो कैपेसिटी है, दैट मीन्स जो उसका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कह सकते हो या कूलिंग इफेक्ट है या उसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है वो दिया हुआ है 12 टन्स ना। तो 12 टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन, अब ये टन्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही क्वेश्चन में आप देखते हैं इतनी डाटा आपको दी हुई है, फटाक से आप जो है ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। रेफ्रिजरेशन सिस्टम ये हो गया स्पेस, रेफ्रिजरेटेड स्पेस ना, जहाँ पे आपको ये हो गया हमारा रेफ्रिजरेटेड स्पेस जहाँ पे हमको टेम्परेचर मेंटेन रखना है ना, कितना है, दैट इज -15, और ये हमारा कहीं ना कहीं हो गया सराउंडिंग। ठीक है, तो डेफिनेटली जो Q2 होगा वो हीट एक्सट्रैक्ट करेगा, दैट विल बी योर कूलिंग इफेक्ट।
ना, इफेक्ट पे नहीं जाइए, ये वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, जितना हीट यहां से रिमूव करेगा वही इसका कूलिंग इफेक्ट या कैपेसिटी हुआ। इधर से जो हम पावर इनपुट देंगे और ये सो हीट रिजेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन में तो जो पहला सेगमेंट है वो है थ्योरेटिकल सीओपी, इसका कैलकुलेट करिए। तो अगर थ्योरेटिकल सीओपी की बात करते हैं, इसका मतलब हो गया कि जो हम रिवर्स कार्नोट के आधार पे जो सीओपी निकालते हैं, दैट इज इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, उसको पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ईजी है, सोर्स और सिंक हमको दिया हुआ है। तो जो फर्स्ट सेगमेंट है वो है थ्योरेटिकल सीओपी निकालना। थ्योरेटिकल सीओपी रेफ्रिजरेटर का हमको पता है क्या होता है, दैट इज T2 बाय T1 माइनस T2। तो यहां से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। फर्स्ट सेगमेंट जो है बहुत इजी है, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 258 बाय 308 माइनस 258। इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू 5.16। चलिए, तो पहला आंसर तो हमारा यही कंप्लीट हो गया। बहुत बेसिक क्वेश्चंस है। अब हम इसके दूसरे सेगमेंट में चलते हैं कि जहां पे पूछा गया है कि कितना इस रेफ्रिजरेशन सिस्टम को पावर रिक्वायर्ड है, मतलब इस रेफ्रिजरेटर को चलाने के लिए कितना हमको पावर देना पड़ेगा, मतलब कितना एनर्जी इनपुट देना पड़ेगा। तो जो हम पावर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मैकेनिकल वर्क, ये मैकेनिकल वर्क आउटपुट है, इनपुट है। तो अगर वर्क इनपुट हम निकाल लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम इसका पावर भी निकाल सकते हैं। अच्छा, जब हम वर्क इनपुट निकाल लेंगे, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट दिया हुआ है 12 टन्स, तो ये दोनों को अगर हम एक यूनिट में कन्वर्ट कर ले तो हमको हीट रिजेक्शन मिल जाएगा फ्रॉम फर्स्ट लॉ। अब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना दिया हुआ है जरा इसको देखें। तो ये जो 12 टन्स है, समझिए इस बात को, दो आते हैं इसमें न्यूमेरिकल। जब भी आप बनाइए तो याद रखना है, जब भी आपको TON टन रहेगा तो वहां पर हमेशा हम लोग यूज करते हैं 1 टन इज इक्वल टू 3.5 किलोवाट। लेकिन जब हम 1 टन की बात करते हैं तो इसको हम लोग लिखते हैं 14,000 किलो जूल पर आवर ना। इसको आप सेकेंड में किलोवाट में कन्वर्ट करोगे तो 3.86 के अराउंड ही आएगा। ठीक है, तो इसको ये न्यूमेरिकल पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पे टन है ना, तो अगर यहाँ पे अगर हमारा टन है तो इसको अगर हम किलोवाट में या किलो जूल पर आवर में कन्वर्ट करना चाहें तो कुछ नहीं करना है, 14,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यह जो वैल्यू होगा वो आएगा इक्विवेलेंट टू किलो जूल पर आवर। तो चलिए, हमारे पास फाइनली क्या पता है, ये जो कैपेसिटी है दैट इज योर नथिंग बट Q2। तो Q2 मालूम है, COP मालूम है, कैन आई गेट वर्क इनपुट, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला होता है COP का ना, तो ये तो फॉर्मूला हमारा थ्योरेटिकल था ही, दैट इज 5.16 एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बटा वर्क इनपुट। चलिए, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का वैल्यू पता है 12 इंटू 14,000, यूनिट भी ध्यान रखेंगे ना, दैट इज किलो जूल पर आवर बाय ये वर्क इनपुट आपको निकालना है। इसका वैल्यू पता है 5.16। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से वर्क इनपुट अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो वर्क इनपुट का वैल्यू जो है कहीं ना कहीं आपको सॉल्व करने के बाद 32,558 किलो जूल पर आवर ये वैल्यू आपको मिल जाएगा। और अगर हम पावर रिक्वायर्ड की बात करते हैं तो वर्क डन है, वर्क डन पर सेकेंड जो है वही पावर होता है। तो यूनिट देखिए किलो जूल पर आवर, अगर इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो किलोवाट में आ जाएगा। तो जो दूसरा सेगमेंट है पावर रिक्वायर्ड, कितना पावर चाहिए हमको, अगर इसको देखें तो कुछ नहीं करना है ना, दैट मीन्स ये पूछा जा रहा है कितना पावर इनपुट है, सेम आंसर हो जाएगा, बस यूनिट को कन्वर्ट कर ले। 32,558 किलो जूल को रहने देते हैं और एक आवर में हो गया 3600 सेकेंड्स। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये मिल गया, यूनिट आ गया किलोवाट, और इसको सॉल्व करेंगे तो रफली यू विल गेट द वैल्यू 9.04। तो 9 के अराउंड ये वैल्यू आता है ना, तो ये हमारा हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब आप देखेंगे कि अगर आपको वर्क इनपुट पता है, ध्यान से देखिए, वर्क इनपुट भी हमको मालूम है और हमको Q2 भी मालूम है। Q2 का वैल्यू 12 इंटू
14,000 पता है, वर्क इनपुट अभी तुरंत निकालने हैं, फर्स्ट लॉ लगा देंगे, दोनों मिलके इक्वल हो जाएगा ना। तो जो थर्ड सेगमेंट है इसमें वो है हीट रिजेक्टेड, दैट इज Q1। तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ कैन आई राइट Q1 इक्वल्स टू Q2 प्लस वर्क इनपुट ना, एनर्जी इनपुट, ये दोनों इनपुट है, दैट विल बी इक्वल टू आउटपुट। आउटपुट मींस एरो बाहर की ओर है तो एनर्जी आउटपुट हुआ, और दोनों इन कर रहा है तो एनर्जी इनपुट हुआ, चाहे हीट के फॉर्म में हो या वर्क के फॉर्म में हो। ये हुआ आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो यहां से Q2 अगर आप दिया हुआ है, Q1 दिया हुआ है, तो आसानी से आप Q2 प्लस वर्क इनपुट दोनों का अगर आप दोनों वैल्यू दिया हुआ है इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आंसर अगेन आपको मिल जाएगा किलो जूल पर आवर में। आई होप आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे, इस क्वांटिटी को, ये वैल्यू दिया हुआ है, प्लस WIP को कर लीजिए, हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, तो आप अगर इसको देखें, लास्ट सेगमेंट है। लास्ट सेगमेंट कह रहा है कि अगर इस रेफ्रिजरेशन सिस्टम का एक्चुअल COP थ्योरेटिकल COP का 1/3 हो जाए ना, एक्चुअल COP जो है वो थ्योरेटिकल का 1/3 हो जाए, फॉर सेम कैपेसिटी, मतलब सेम 12 टन कैपेसिटी हो, उस केस में हमारा वर्क इनपुट क्या होगा या पावर रिक्वायर्ड क्या होगा। तो समझिए हमने जो पावर रिक्वायर्ड निकाला है ना, ये वर्क इनपुट ही है, ये किस COP से निकाला है, थ्योरेटिकल COP से। तो ये जो पावर रिक्वायरमेंट हुआ वो थ्योरेटिकल हुआ। अगर हमको एक्चुअल एक बना के क्वेश्चन दे रहा है कि एक्चुअल COP इसका 1/3 है, तो एक्चुअल COP निकाल लीजिए। तो अगर एक्चुअल COP हम देखें, अगर 1/3 है तो 5.16/3, थ्योरेटिकल का 1/3 है, ये हमको पता है। तो क्या हम एक्चुअल पावर रिक्वायर्ड निकाल सकते हैं? टनेज कैपेसिटी हमारा सेम है, तो टनेज रेफ्रिजरेशन इफेक्ट वही है ना, और हमको यहां चाहिए वर्क इनपुट। तो ध्यान से देखिए, तो वर्क इनपुट का फॉर्मूला हमारा क्या आ जाएगा, दैट इज नथिंग बट द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बाय 5.16, जितना भी वैल्यू हमारा आता है ना, इनटू हम लोग 3 कर देंगे। तो एक तरह से देखिए जो भी वैल्यू हमारा यहाँ निकल रहा है ना, तो ये वैल्यू जो है ना, यहाँ से अगर हम कर देंगे, इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है ना, यहाँ से हमारा एक्चुअल COP 5.16 थ्योरेटिकल का ना 1/3 हो गया, तो ये एक्चुअल निकल गया। एक्चुअल COP बराबर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बटा एक्चुअल वर्क डन ना, वर्क इनपुट, तो ये सेम है, इसका वैल्यू हम लोग 12 इंटू 14,000 ले लेंगे। ये RE का वैल्यू आपको मिल जाएगा 12 इंटू 14,000। चलिए, तो ये आप कैलकुलेट वही रह जाएगा, 5.16 है ना, ये 3 है, तो इधर इसको कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो फाइनल आंसर जो है वो किलो जूल पर आवर में आएगा, जैसे कि यहाँ निकाले हैं, फिर उसको हम कुछ नहीं सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो आ जाएगा। तो गौर करिए, बाकी सब चीज वही है, बस हमारा 1/3 हो जा रहा है ना। ऐसे भी अगर हम गौर से देखें तो COP इज इनवर्सली रिलेटेड विथ पावर इनपुट। तो COP अगर 1/3 यहाँ पे हो जा रहा है ना, इनवर्सली रिलेटेड है, चूंकि RE कांस्टेंट है, तो पावर इनपुट बढ़ जाएगा, 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो आंसर जो है नियरली, इसको जब सॉल्व करिएगा, तो अगर इस केस में 9 किलोवाट आ रहा है तो उस केस में फिर 27 किलोवाट आएगा। तो समझना है कि क्वेश्चन में एक्चुअल COP की बात हो रही है या थ्योरेटिकल। अच्छा, एक्चुअल थ्योरेटिकल ना देके आपको क्वेश्चन में ये भी बोल सकता है कि लेट्स सपोज रिलेटिव COP इज गिवन, तो याद रखिएगा रिलेटिव COP जो है हमेशा एक्चुअल COP बाय थ्योरेटिकल COP का ही वैल्यू होता है ना। तो अगर हमारा एक्चुअल COP थ्योरेटिकल का 1/3 है, इसका मतलब समझ सकते हैं कि यहाँ पे रिलेटिव COP भी 1/3 है, ठीक है। तो ऐसे करके क्वेश्चंस को थोड़ा थोड़ा बदल सकता है। तो मैंने आपको एक इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करवा दिया है। तो अगर इसको आप समझ लेते हैं और खुद से बना लेते हैं तो यकीन मानिए यूनिट 1 का चाहे 4 मार्क्स क्वेश्चन आए या 8 मार्क्स, आप हंसते हंसते खुशी खुशी कर लीजिएगा। और अगर आप ब्लॉक डायग्राम के साथ सॉल्व करते हैं प्रॉपरली ना, अच्छी लिखावट और अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ, तो आपके मार्क्स भी कहीं नहीं कटेंगे और एंड ऑफ द डे ना आपके मार्क्स RAC में बहुत अच्छे आएंगे। तो चलिए, आज इस सेशन में यूनिट 1 में हम इतना ही रखते हैं।
अगले सेशन में, अगले वीडियो में हम लोग यूनिट 2 पे चलेंगे। यूनिट 2 बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा बड़ा भी है, तो उसमें हो सकता है हमको थोड़े मल्टीपल लेक्चर्स लेने होंगे, क्योंकि उसमें बहुत क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो एक एक करके हम लोग उसको भी देखेंगे। तो यूनिट 1 आज हमारा समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम लोग यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, समझेंगे, और उसमें मैं कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा भी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई सुझाव है, अगर आपके लिए कोई है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। योर कमेंट्स आर ऑलवेज वेलकम। मुझसे जो भी बन पड़ेगा मैं अपने बिहार के सभी फाइनल सेमेस्टर के बच्चों के लिए ज़रूर करूँगा। तो इसी उम्मीद के साथ आई होप ये सेशन अच्छा लगेगा आपको। ज़रूर इसको फॉलो करिए, आपको निराशा नहीं हाथ लगेगी ना। थैंक यू।